हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि संविधान पे एक हम डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे संविधान की समझ के बारे में। आखिर में संविधान है क्या, क्योंकि संविधान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिटी हमारे जो है किसी भी कंपटीशन, चाहे एसएससी एग्जाम हो, यूपीपी एग्जाम हो, आर हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसी हो, किसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक मूल स्तंभ है हमारे प्रिपरेशन का। और गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद भी आदमी इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो है जॉब करना होता है। इसलिए चलिए समझते हैं कि भारतीय संविधान एक्चुअल में है क्या, और इसके बारे में एक डिटेल जानकारी लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री तरीके से इसको हम समझते हैं। तो इसके जो मुख्य बिंदु आज होने वाले हैं वो क्या हैं, क्या क्या रहेंगे, ये देख लीजिए। इसमें रहेगा संविधान क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पे बात करेंगे। भारत के संविधान का इतिहास क्या है, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान के लिए प्रस्तावना, भारत का संविधान क्या है, क्या अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद वगैरह जो हैं, जो जितने भाग हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। बहुत छोटे से वीडियो में बहुत ढेर सारी जानकारी लेके हम आए हैं, और आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। और जो लोग एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनको भी वीडियो जरूर देखना चाहिए, ये सबके लिए रिकमेंडेड है। फिर बात करेंगे भारत के संविधान का मुख्य लक्षण क्या है, और फिर निष्कर्ष पे आएंगे। ठीक है, देखिए ये जो है आपका संविधान का फर्स्ट पेज है, संविधान जो हमारा है उसका। और ये जो है आपकी बुक दिल्ली में रखी हुई है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। संविधान क्या है, पहला जो है टॉपिक मेरा था संविधान क्या है, तो इसके बारे में समझते हैं संविधान क्या है। तो संविधान भूमि का सर्वोच्च कानून है, मतलब जो भारतीय भूमि है वहाँ का सबसे सर्वोच्च कानून है। अन्य सभी कानूनों को संविधान के अनुरूप होना है, जैसे जितने भी कानून हमारे यहाँ बने हुए हैं उनको हमारे संविधान के अनुरूप ही ढलना होता है। और अगर वो हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है तो फिर वो नल एंड वाइड, मतलब कि उसको जो है शून्य घोषित कर दिया जाता है, और वो जो है असंवैधानिक हो जाता है। संविधान में सरकार और लोगों के साथ इसके संबंध और कानून वगैरह शामिल है, कि मतलब लोगों से सरकार के बीच में क्या संबंध है, कैसे क्या कानून है, और सरकार क्या लोगों के ऊपर कानून बनाती है, सरकार किस कानून के द्वारा चलेगी, इन सभी चीज के बारे में हम संविधान में पढ़ते हैं। तो एक संविधान के दो मुख्य पहलू हैं, जैसे सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच संबंध, जैसे सरकार आपस में, मतलब आपस में जो उन लोगों का संबंध होता है अलग अलग स्तर पे। जैसे मान लीजिए कैबिनेट हो गया आपका, फिर मान लीजिए मंत्री हो गए, फिर मान लीजिए विधायक हो गए, सांसद हो गए, तो अलग अलग स्तर पे जैसे ऑफिसेज हो गए बहुत सारे, तो बहुत सारे जो है आयोग हो गए, तो उनके बीच जो संबंध है, एक तो ये हो गया। दूसरा सरकार और नागरिकों के बीच संबंध। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका काम क्या है, संविधान का काम क्या है, ये देखिए, ये हमारी सरकार है, ठीक है, और ये हम लोग हैं। तो हम हमारे और सरकार के बीच में एक संबंध स्थापित करना, ठीक है, इसका संविधान का सबसे मूल काम ये है। सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए, ठीक है। तो संविधान को अगर तकनीकी परिभाषा में समझा जाए तो संविधान क्या है, चलिए आइए समझते हैं। देखिए, संविधान एक संविधान मौलिक सिद्धांतों या स्थापित उदाहरणों का एक सेट है। जैसे मान लीजिए एक ये जो है मौलिक सिद्धांतों का सेट है, इसमें सब कुछ बटा हुआ है, सब स्तर मतलब क्लियर डिफाइंड है कि कौन सा स्तर कहाँ पे होगा, किसका क्या वर्क है, सारी चीजें, जिसके अनुसार एक राज्य या संगठन शासित होता है। जैसे मतलब जिसके राज्य की बात की जाए तो जैसे हमारा देश, ठीक है, हमारा देश उसी के द्वारा शासित होता है। और संगठन की बात की जाए तो जैसे छोटे छोटे राज्य जो हैं, जितने राज्य हैं वो शासित होते हैं, मतलब वहाँ पे शासन चलता है, किस तरीके से जो है पॉलिसीज बनती है, सारी चीजें, ये सब कुछ जो शक्तियां हैं ये संविधान से ही मिलती हैं, ठीक है। तो ये नियम एक साथ बनाते हैं, यानी कि इकाई क्या है, मतलब ये नियम बनाना, उसको फिर एग्जीक्यूट करना, मतलब सरकार का बहुत काम है। और वो सारा चीज स्पष्ट कहाँ से उनको मतलब मिलता है पावर, वो हमारे संविधान से मिलता है, ठीक है। जब इन सिद्धांतों को एक संग्रह या कानून दस्तावेज के सेट में लिखा जाता है तो उन दस्तावेजों में एक लिखित संविधान शामिल कहा जा सकता है। तो यही जो कानून और जितने भी मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सरकार कैसे चलेगी, नागरिक का क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, नागरिक के मौलिक अधिकार, ये सब चीजों का एक सेट तैयार करके एक संकलन किया गया है, उसी को हम संविधान कहते हैं। तो देखिए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें आती हैं, एक तो पीपुल, मतलब हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आएंगे पीपुल, और एक गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की तीन प्रारूप हैं, ठीक है, एक है लेजिस्लेटिव, एक है जुडिशरी, और एक है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, ठीक है। तो जो आपका लेजिस्लेटिव का काम है वो लॉज बनाता है, ठीक, और विधायिका का काम है लॉज बनाना, और न्यायपालिका का काम है उस लॉज की क्या संवैधानिकता है उसका जांच करना, मतलब वो कानून सही है क्या, संवैधानिक है, ये देखना। और एग्जीक्यूटिव का काम है कि मतलब उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको लागू करना, ठीक है, कि जो कोई कानून बन रहा है तो उसको इम्पोज करना, एक तरीके से कहा जाए, लागू करना कहा जाए।
ठीक है, चलिए तो इसके मुख्य बिंदु में पहला तो टॉपिक हम समझे संविधान क्या है। दूसरा हमें समझना है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए बताइए आप सभी लोगों को कमेंट कर करके कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए बताते हैं। समान रूप से अगर कहा जाए तो हमें संविधान की आवश्यकता, हमें देश को सही तरीके से नियंत्रित करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ी कि हमारा देश कैसे चलेगा। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और हमारा देश काफ़ी अस्त-व्यस्त था, काफ़ी बिखरा हुआ था। मतलब कोई भी चीज़ें कहीं पे ज़मींदारी प्रथा थी, तो कहीं कुछ था, तो कहीं पे साहूकारों का जो है वर्चस्व था, तो कहीं पे बहुत भारी ब्याज के तले लोग दबे हुए थे। मतलब हमारा देश एक तरीके से बहुत त्रासदी से ग्रसित था। बहुत सारी जो है हमारे यहाँ कुरीतियाँ थीं, सती प्रथा, अन्यथा मतलब बहुत सारी चीज़ें, बाल विवाह, ठीक है? और छोटे बच्चों से जो है काम कराना बड़े-बड़े फैक्ट्रियों में, मतलब बहुत सारी कुरीतियाँ थीं। बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसको जो है दूर करने के लिए एक हमको एक मजबूत संविधान की ज़रूरत थी। तो हम उसको कैसे नियंत्रित करें, इसलिए हमको एक संविधान की आवश्यकता थी, तो इसकी आवश्यकता पड़ी हम लोगों को, ठीक है? तो संविधान एक देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को परिभाषित करता है। तो जैसे जो हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था है, जैसे कि क्या है कि एक देश का जो है सर्वोच्च राष्ट्रपति होगा, जो सबसे मतलब सबसे उच्च पद पे होगा। फिर जो है आपका संसद होगा, संसद के 2 अंग हैं और मतलब संसद तो 3 अंगों से मिलके बना हुआ है, लेकिन संसद की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा है। फिर राज्यों की बात करेंगे तो ऐसे विधानसभा है, बहुत सारे जो है राज्यों में विधान परिषद है। तो ये सब की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, क्या चीज़ें हैं, क्या मतलब उपयोग है? तो ये सब चीज़ को सोचते हुए मतलब कि एक संविधान का गठन किया गया और हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, इसी को जो है परिभाषित करता है हमारी संविधान। चलिए ठीक है। कभी-कभी हम किसी ऐसे मुद्दे के बारे में दृढ़ता से महसूस करते हैं, जो हमारे बड़े हितों के खिलाफ हो जाता है और संविधान हमें इसके खिलाफ सुरक्षा में मदद करता है। जैसे देखिए सिंपल सी बात है कि इसे समझते हैं कि एग्ज़ाम्पल से कि जैसे मान लीजिए आर्टिकल 21 है, ठीक है? आर्टिकल 21 में क्या दिया हुआ है? जीने का अधिकार, ठीक है? तो जैसे जीने का अधिकार है तो उसको जो है सरकार हमसे छीन नहीं सकती है। तो अगर सरकार अगर उसको छीनना चाहती है तो उसके खिलाफ मतलब उसके खिलाफ शक्ति हमको कहाँ से मिलती है? तो वो हमें संविधान से मिलती है कि हमारे मौलिक अधिकार को वो छीन नहीं सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो तीनों अंग है, कार्यकारिणी, विधायिका और न्यायपालिका कार्य करती है, ये संविधान के द्वारा ही कार्य करती है और हर किसी को एक एक शक्ति मिली हुई है। तो कहा जाए संविधान एक शक्तियों का कुंज है, ठीक है? जो एक शक्तियों का एक भंडार है, जो सरकार को भी शक्तियाँ देता है और हमें भी शक्तियाँ प्रदान करता है। लेकिन उसकी एक सीमा होती है, ठीक है? उस सीमा के भीतर ही रह के हम उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो हम हों, ठीक है? आप लोग समझ गए होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से कि संविधान का काम क्या है, ठीक है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ठीक है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है? भारत के संविधान का इतिहास क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहली बात है इतिहास समझना, कि जो इसका मुख्य बिंदु है इतिहास क्या है? तो भारत के संविधान का इतिहास क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया और संविधान सभा के समस्त सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे, ठीक है? जैसे जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल अब्दुल कलाम आज़ाद आदि जो है इसके प्रमुख सदस्य थे और ये किसी न किसी समिति के भी अध्यक्ष थे। इन लोगों का बहुत ज़्यादा रोल था और इन लोगों की बातें मतलब मैक्सिमम जो है उस संविधान सभा के सारे सदस्य मानते भी थे। नहीं, लेकिन देखिए सबके अपने विचार होते थे, सबके अपने मत होते थे। सभी मतों को मिला के और फिर जो है कोई एक अनुच्छेद कहा जाए या फिर कोई एक नियम तैयार होता था। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अंग्रेज़ क्या किए हैं कि अंग्रेज़ जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें भारत को शामिल कर लिए। तो भारत का कहना था कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे जब तक आप हमारे लिए एक संविधान नहीं बनाएँगे। आप जब तक हमको एक स्वायत्तता नहीं देंगे, आप हमारे देश को छोड़ के नहीं जाएँगे। तो मतलब भारतीयों की माँग ये थी और अंग्रेज़ कह रहे थे कि नहीं हम जो है जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो है हम ऐसा करेंगे। लेकिन भारतीय जो है अड़ गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज मतलब जो गोलमेज सम्मेलन हुए उसके द्वारा मतलब भारतीय अपनी बात रखे और कहें कि नहीं हम मुझे जो है संविधान चाहिए। तो इसलिए जो है अंग्रेज़ों ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा, इसके लिए कि मतलब संविधान निर्माण हो, कैसे हो, क्या हो, उसकी एक रूपरेखा तैयार करने के लिए और इन लोगों की माँगों को देखते हुए, सारी चीज़ों को करते हुए उन लोगों ने जो है कैबिनेट मिशन भेजा, ठीक है? और इनके प्रमुख लोगों के बारे में बता ही दिए कौन-कौन मेन सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की, ठीक है? कुल 114 दिन बहस के बाद लगभग 64
लाख रुपया खर्च हुआ था, ये भी क्वेश्चन ये हमेशा पूछता है। लाख खर्च के बाद जो है संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन किए गए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान बनने के 166 दिन बैठक की गई। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी, मतलब जनता भी उसमें बैठ सकती थी, जो दर्शक दीर्घा था। और आज भी देखिए संसद में जाइए तो एक दर्शक दीर्घा बना हुआ है, जहाँ पे आप लोग जाके आप संसद की कार्रवाई को देख सकते हैं, उसका पास वगैरह बनता है प्रॉपर तरीके से, और फिर आप जाके देख सकते हैं। तो इसी तरीके से उस समय भी जब संविधान का गठन हो रहा था, तो हमारे देश के लोगों को ये स्वतंत्रता थी कि आप जाके बैठ के दर्शक दीर्घा से देख सकते हैं। प्रेस वालों को भी थी कि आप लोग देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या बातें चल रही है, क्या संविधान बन रहा है। ठीक है। भारत के संविधान के निर्माण में, ठीक है, भारत के संविधान के निर्माण में सभी 389 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है। तो ये जो भारत के संविधान का जो है इतिहास था, आप लोग काफी अच्छे से समझ गए होंगे, और बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और जो लोग जो है पिछला वीडियोस नहीं देखे हैं, वो जाके पिछला वीडियोस देख लेंगे। जीके का लुसेंट का एक निचोड़ 50 क्वेश्चंस का हम लेके आए थे, कुछ क्वेश्चंस और तैयार कर रहे हैं और उसको भी लेके आएंगे। और अगली वीडियो इसके बाद जो है 300 क्वेश्चंस की करंट अफेयर की होगी, जो कि महा मैराथन क्लास चलेगी और जिसके बाहर कुछ नहीं आना है। ये 300 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लिए तो 20-25 क्वेश्चन जो आपके करंट के आते हैं वो वहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, हम लोग बात कर चुके हैं भारत के संविधान का इतिहास, देख लिए कैसे बना, किस तरीके से सदस्य उसमें वो होता था, वाद विवाद होता था, फिर एक नतीजे पे पहुंचते थे और फिर संविधान का जो है संकलन हुआ। भारत के संविधान का निर्माण, अब निर्माण के बारे में पूरा और डिटेल में हम लोग समझते हैं। अभी तो हम लोग ऊपर ऊपर समझे कि कैसे क्या हुआ था। और चलिए बात करते हैं। भारत के संविधान सभा भारत के संविधान को लिखने के लिए चुने गए थे। ग्रेट ब्रिटेन ने भारत की आजादी के बाद इसके सदस्यों ने देश की पहली संसद के रूप में कार्य किया। तो जैसे जो संविधान सभा हमारी थी, तो जब हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद जो है जब संविधान बनके तैयार हो गया, तो अभी तुरंत तो चुनाव कराए नहीं जा सकते थे, क्योंकि उसके लिए भी सारी तैयारियां करनी थी, तो दिशा निर्देश देने थे, सारी चीज करनी थी। जो मेरा संविधान सभा था हम लोगों का, वही जो है कुछ दिनों तक, जब तक आम चुनाव नहीं हो गए, तब तक संसद के रूप में कार्य किया। तो 1946 में स्वतंत्र भारत के संविधान के उद्देश्य के लिए इस शरीर का गठन किया गया, मतलब संविधान गठन किया गया। विधानसभा ने संविधान के उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए 1947 जनवरी में एक प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है। तो इसमें क्या था, ब्रिटिश भारत और रियासतों वाले भारत का एक संघ स्थापित करना। जो ब्रिटिश भारत जो क्षेत्र था, जिसपे ब्रिटिश का सीधा जो है अधिकार था, वो क्षेत्र, और जो देसी रियासतें थी जहां पे राजा महाराजाओं का राज था, उनको मिला के एक मजबूत, ठीक है, भारत के निर्माण करने की बात की गई थी। एक संघ की स्थापना की बात की गई थी। अलग राज्य और केंद्र सरकारों के साथ सरकार का एक संघीय रूप स्थापित करने की बात की गई। जैसे देखिए, राज्यों की शक्ति अलग है, केंद्र की शक्ति अलग है, लेकिन उन सबको मिला के एक एक देश, एक संघ की स्थापना करना हमारा उद्देश्य था। ठीक है। जैसे मान लीजिए, देखिए, जो जो आपकी राज्य की शक्तियां अलग हैं, केंद्र की शक्तियां अलग हैं, और जो आपकी समवर्ती सूची है वो अलग, मतलब जो दोनों लोग को मिला के बीच की एक शक्तियां हैं वो अलग है, तो जो पूरे देश को एक बांधे रहती है। ठीक है। एक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जिसमें सभी शक्ति लोगों से ली गई है। तो देखिए, जो सांसद या विधायक या मंत्री जो भी चुन के जाते हैं, वो हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं ना, क्योंकि हमारे एक वोट की बहुत वैल्यू है। देखिए, अभी आम चुनाव होने वाले हैं और आपके एक वोट की बहुत वैल्यू है। आप चुन सकते हैं कि आपका प्रतिनिधि कैसा हो, जो आपके ऊपर 5 साल तक आपके लिए नियम कानून बनाए और आपके लिए काम करे। तो ये दायित्व तो आपका है। तो ऐसा नहीं है कि जो है सांसद या मंत्री या विधायक कोई भी खुद से चुन के चले जाते हैं, नहीं, ये शक्ति आप में है, और उस संसद की शक्ति निहित कहाँ है, आप में है। ठीक है। संविधान तो हमें जो है एक स्रोत है, लेकिन मेन तो जो पावर है, जो वोट देने का, वो तो आपके पास है ना, हमारे पास है, जहाँ सभी लोगों को न्याय, समानता और आज़ादी की गारंटी है। ठीक है। और इसके बारे में हम बता भी चुके हैं। और जहाँ अल्पसंख्यक, निराश वर्ग और जनजातीय अधिकार सुरक्षित हैं। तो ये सब हमारे संविधान में ही है, ये शक्तियाँ हमारे संविधान से ही मिली हुई हैं, कि जहाँ पे न्याय, समानता और आज़ादी की गारंटी दी गई है। कोई हमको जो है बेवजह कैद नहीं कर सकता है। और जैसे अल्पसंख्यक हैं, कोई निराश वर्ग है, या मतलब जो जनजातीय लोग हैं, उनके हितों की सुरक्षा के लिए भी विशेष तौर से कानून बनाए गए हैं, और लगातार कानून बनाए जाते हैं उनके लिए, उनके वेलफेयर में भी लगातार काम किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जनजातीय समूह हैं, उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी लगातार हमारी सरकार कार्य कर रही है। ठीक है। तो भारत की अखंडता और भूमि, समुद्र और वायु पर उनके सार्वभौमिक अधिकार की रक्षा के लिए है। तो जैसे देखिए, जो भारत की जो भूमि है, भारत का जो वायु मार्ग है, और भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, वो सबको एकजुट करके, मतलब एक अपने अंडर में रख के, एक शक्ति के द्वारा, एक संविधान के नियम कानून के द्वारा, मतलब एक
जैसे कहते हैं ना कि बांध के रखना किसी चीज को, तो भारत जो है, वो भारत की सरकार है, भारत की सरकार सब चीज को मतलब एक सुरक्षा कवच के तरीके से बांध के रखी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सार्वभौमिक अधिकारों की रक्षा के लिए। और भारत को दुनिया में अपनी सही जगह हासिल करने में मदद करने के लिए सभी मानव जाति के शांति और कल्याण के लिए काम करते हैं। तो जैसे देखिए, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज है, हमारा विदेशों से संबंध क्या है, ट्रेड क्या होगा, कैसे होगा, हमारी रक्षा नीति क्या है, ये सब सारा काम जो है सरकार करती है। और वो कार्य के लिए जो शक्ति उसे मिलती है, वो संविधान के द्वारा मिलती है। तो मतलब क्या चीज़ है, मतलब विदेशों से हमको कैसा संबंध रखना है, उस देश से हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होगी, वगैरह-वगैरह चीज़ों को हम देखते हैं। और समय-समय पे उनके लिए पॉलिसीज़ भी बनाते हैं, और वो संविधान के द्वारा ही मतलब होता है, ठीक है? भारत के संविधान का निर्माण के बारे में और डिटेल में देखते हैं, क्या-क्या चीज़ें और हो सकती हैं। डिटेल में देखने का मतलब ये है कि जो हमारे लोग कहते हैं ना, एक आप हमेशा सुनते होंगे कि हमारा संविधान उधार का थैला है या दूसरी जगह से लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। उधार का थैला नहीं कह सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आज के समय में, मतलब उस समय सभी देशों में सरकारें थी, ठीक है? हम लोग तो उपनिवेश थे अंग्रेज़ों के, लेकिन और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे सरकारें चल रही थी। तो वहाँ पे बहुत सारे नियम कानून जो बनाए गए थे, जिसके द्वारा वहाँ पे लोगों का कल्याण हो रहा था, देश का कल्याण हो रहा था। तो भारत को लगा कि अगर इस नियम, इस कानून के द्वारा उस देश का कल्याण हो रहा है, तो क्यों ना उसके कुछ अच्छी चीज़ों को हम भी लेके उसका एक संकलन तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इंसान दूसरों को ही तो देख के सीखता है कि हाँ, अगर वो जो है, मान लीजिए जैसे हम लोग छात्र हैं, ठीक है? छात्रों की बात की जाए, तो कोई छात्र है 5 बजे सुबह सो के उठता है, पढ़ता है, तो हम लोगों को क्या लगता है कि वो सुबह सो के उठ के पढ़ रहा है और उसकी पढ़ाई अच्छी हो जा रही है। तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं कि लाओ हम भी 5 बजे उठ के देखें, और हो सकता है कि हम काफ़ी अच्छा पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा कर सकते हैं जैसे वो कर रहा है। तो ऐसे ही सेम जो है, हम लोगों ने दूसरे देशों के कानूनों को उठाया वहाँ से, और जिसका एक संकलन तैयार किया। तो कहाँ-कहाँ से क्या लिया गया, चलिए इस पे बात करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने मौलिक अधिकार लिया, न्यायिक पुनरावलोकन लिया, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि जो है, हम लोगों ने कहाँ से लिया? ये हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। आयरलैंड से हम लोगों ने नीति निर्देशक सिद्धांत लिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन इत्यादि हम लोगों ने आयरलैंड से लिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ठीक है? और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इत्यादि हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया। जर्मनी से हम लोगों ने आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन इत्यादि हम लोगों ने जर्मनी से लिया। चलिए बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा से हम लोगों ने संघात्मक विशेषताएं ली, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय इत्यादि हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिया। दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने क्या लिया? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रावधान, राज्य के सदस्यों का निर्माण, सोवियत संघ से हम लोगों ने जो है, पहले सोवियत संघ था, अब रशिया हो गया। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है, वो हम लोगों ने वहीं से लिया, उनके आदर्शों के बारे में। जापान से हम लोग विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, और फ्रांस से हम लोग उन्होंने गणतात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को हम लोगों ने वहां से लिया। देखिए, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए ये जो है क्वेश्चंस के लिए भी बहुत जरूरी है, और एक आपके समझ के लिए भी बहुत जरूरी है कि संविधान आखिर क्या है, कैसे है, हमारा देश कैसे जो है चल रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। और क्या क्या शक्तियां हैं हम लोगों के पास, ये भी जानना बहुत जरूरी है हम लोगों को, ठीक है? हम लोग तो अपनी शक्ति को समझते ही नहीं है, और इसीलिए मान लीजिए, जैसे कि आजकल के तथाकथित नेता लोग हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती का शासन दिखाते हैं, रौब दिखाते हैं। हम लोगों के पास भी उनके बराबर ही अधिकार है, उनके बराबर ही शक्तियां प्राप्त हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय में लोग कुछ ज़्यादा ही दिखाते हैं कि नहीं, हमारे पास पावर ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। पावर तो सच्चे सही मायने में हम नागरिकों के पास सबसे ज़्यादा है, हम भारत के लोग के पास, ठीक है? चलिए ठीक है, हम लोगों ने समझा कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। अब समझेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना के एक-एक वर्ड्स को भी समझेंगे हम लोग। तो देखिए, ये प्रस्तावना है।
हम लोगों के। भारत संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त प्रारंभिक बयान है जो दस्तावेज के मार्गदर्शक उद्देश्य और सिद्धांतों को निर्धारित करता है। उसी से हमारे पूरे संविधान की रूपरेखा पता चलती है और हमारे प्रस्तावना के द्वारा। तो चलिए बात करते हैं प्रस्तावना, पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, देखिए एक एक वर्ड का बहुत मतलब है, बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू है। और इस एक एक वर्ड में आप कह सकते हैं कि पूरा देश समाया हुआ है। ठीक है, पूरा देश मतलब एक छोटे से लेके बड़ी चीज तक समाई हुई है। तो इस प्रस्तावना को बहुत ध्यान से समझिएगा और प्रस्तावना हर किसी को याद होना चाहिए, हर एक इंसान को। ठीक है, तो बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो आपको तीनों तरीके का न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देखिए हम लोग कैसे धर्म करेंगे, क्या करेंगे, उसकी भी शक्ति हम लोगों को हमारे प्रस्तावना से, हमारे संविधान से मिलती है। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, देखिए ये भी पूछता है। ठीक है, क्वेश्चंस में स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये 26 नवंबर को किया गया था, बाकी 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया था। तो भारत का संविधान क्या है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। और धीमे धीमे देखिए समझ डेवलप हो रही है आप लोगों की भी, और जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं उन लोगों की भी, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन पे दबा दीजिए। ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेगी। पढ़ाई के साथ साथ एक समझ भी डेवलप करना है कि अगर आप सोसाइटी में बैठ रहे हैं, किसी से बातें करने बैठ रहे हैं, तो आप एक मतलब होता है ना कि एक एक मतलब मजबूती के साथ बैठिए। अपनी बातों को अगर आप चार लोगों के सामने रख रहे हैं तो उस बात की वैल्यू हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक उद्देश्य केवल गवर्नमेंट जॉब ही पाना नहीं होना चाहिए, एक व्यक्तित्व के विकास के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो है बात कर रहे हैं हमारे संविधान के बारे में। ठीक है, भारत का संविधान क्या है, चलिए इस पे हम लोग समझते हैं। इसके बाद बस थोड़ा सा दो टॉपिक बचा हुआ है, वो जल्दी वीडियो खत्म होने वाली है। और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं भारत का संविधान क्या है। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है क्योंकि यह मौलिक राजनीतिक सिद्धांत के ढांचे को प्रस्तुत करता है। इस सारी बातों को हम ऊपर बता ही चुके हैं। यह सरकार की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है और नागरिक अधिकारों, निर्देश सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। तो क्या नागरिकों का उल्लेख है कि मतलब नागरिकों को क्या अधिकार है, क्या सरकार का अधिकार है, उनका क्या कर्तव्य है, सब सारी चीजों के बारे में हमें संविधान ही बताता है। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और 22 भाग में विभाजित था जब मतलब मेरा संविधान बना था। परंतु इसके निर्माण के समय, जब मेरा संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद 22 भाग में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और अब जो है तत्काल में आपको बताया है कि 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो 4 अनुसूचियां समय समय पर संविधान संशोधन के द्वारा इसमें बढ़ा दी गई हैं, जैसे जिस चीज की आवश्यकता पड़ती गई। जैसे जैसे मान लीजिए, देखिए उस समय के अकॉर्डिंग हमारे देश में क्या आवश्यकताएं थी, उस समय के अकॉर्डिंग थी। आज हमारे देश में बहुत सारी चीजों की जरूरतें बदल गई, बहुत सारी नियम कानून में हमें लगा कि हाँ ये परिवर्तन लाना चाहिए। तो इसलिए समय समय पर संविधान में संशोधन की भी प्रक्रिया होती रही है, देखने को मिली है, तो सरकार समय समय पर करती रहती है। और उसी के द्वारा जो है, जो 8 अनुसूचियां थी उनसे बढ़ा के 12 अनुसूचियां कर दी गई। ठीक है, चलिए, तो संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। ठीक है, तो जो हमारा जो मतलब संरचना है, कुछ अपवाद को अगर छोड़ दें तो आपको देखने को लगेगी कि जैसे संघीय जो है संरचना है हमारे देश की। ठीक है, तो देखिए इसमें बात करते हैं जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। ठीक है, ये तो आपको बता ही दिए। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो जो हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख है, भले ही नाम मात्र का है लेकिन राष्ट्रपति होता है। अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के ही होते हैं किसी भी नियम कानून पे। ठीक है, भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद ने राष्ट्रपति तथा 2 सदन, जिन्हें राज्य परिषद मतलब राज्यसभा तथा लोगों के सदन मतलब लोकसभा के नाम से जाना जाता है। देखिए अभी आपको बता ही चुके हैं, संसद 3 अंगों से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति होता है एक, दूसरा उसमें होता है राज्यसभा
जिसे ऊपरी सदन कहते हैं, दो तीसरा होता है लोकसभा, जिसे निचली सदन कहते हैं। निचली सदन का प्रतिनिधित्व डायरेक्ट जो है हम लोगों के द्वारा चुने गए सांसदों या प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, और जो राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी उनको जो है उनका जो मनोनयन होता है, मनोनयन मतलब इन सेंस उनका जो चुनाव होता है वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। तो जैसे 3 अंगों से मिलके बना हुआ है, इसके बारे में देखिए आप समझ गए, काफ़ी अच्छा समझ आप लोग डेवलप हो गया होगा अब तक। तो केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, चलिए ये तो बता ही चुके हैं। और संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है, मतलब अनुच्छेद 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। देखिए, मंत्रिपरिषद की बात जो है अनुच्छेद 74(1) में की गई है कि राष्ट्रपति जो है जो काम करेगा, जैसे मान लीजिए जो भी नियम कानून बनाएगा या कोई अध्यादेश लागू करेगा, तो वो खुद अपने मन से नहीं कर सकता है। उसको मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही काम करना होगा। और जिसका प्रमुख जो मंत्रिपरिषद होता है उसका प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है, जो कि हमारे देश में इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, और देश का जो है नाम मात्र का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। तो आप लोग काफी अच्छे से समझ गए होंगे, काफी मतलब बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा है। और कुछ जो है महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं, मतलब महत्वपूर्ण नहीं, जितनी अनुसूचियां हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं और जो हमको भी समझ में आने चाहिए। देखिए, पहली जो अनुसूची है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है, इसमें राज्य तथा संघ राज क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221, इसमें मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते इत्यादियों के बारे में बात किया गया है। भाग क में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के वेतन भत्ते की बात की गई है। भाग ख में लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्तों की बात की गई है। भाग घ में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात की गई है। भाग घ में भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक के वेतन भत्तों के बारे में बात की गई है। तो ये हो गया आपकी दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 4, 99, 124 सब क्लॉज 6, 148 सब क्लॉज 2, 164 सब क्लॉज 3, 188 और 219 जो है अनुच्छेद दिए गए हैं, मतलब आर्टिकल्स दिए गए हैं। इसमें व्यवस्थापिका के सदस्यों, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के लिए शपथ लिए जाने का प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है कि वो कैसे शपथ वगैरह लेंगे, उसके बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में बात करते हैं तो इसमें अनुच्छेद 4 सब क्लॉज 1, 4 सब क्लॉज 1, 80 सब क्लॉज 2, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से, मतलब राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन होगा राज्य से और संघ राज्य क्षेत्र से कैसे होगा, इसके बारे में बात किया गया है। पांचवी अनुसूची में देखेंगे तो अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 1, ठीक है। तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित, इसमें जो है जनजातियों के जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो मतलब रिजर्व क्षेत्र है, वहाँ पे प्रशासन कैसे चलेगा, और संघ राज्य क्षेत्र में और जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके बारे में बात किया गया है अनुसूची 5 में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा है। और अभी देखिए सारी अनुसूची हम लोग देख लेंगे। आपसे कहे नहीं कि इस एक वीडियो में पूरा संविधान हम पढ़ा दिए, पूरे संविधान का निचोड़ है। छठी अनुसूची अनुच्छेद 244 2, 275 1, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। सातवीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें अनुच्छेद 246 है, इसमें विषयों के वितरण से संबंधित सूची 1, सूची 2, सूची 3 जो दिए हुए हैं, जैसे जो सूची संघ सूची है, राज्य सूची है और जो संवर्ती सूची है, उसके बारे में सातवीं अनुसूची में बात किया गया। आठवीं अनुसूची की बात करें तो अनुच्छेद 344 1, 351 भाषाएं, जैसे जो 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो नवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 31 ख, और इसमें कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों को विद्यमान कराना, मतलब इसमें जो भूमि सुधार से संबंधित, जैसे पहले बहुत सारी जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, सब सारी व्यवस्थाएं थी, तो उनके सुधार के लिए नियम कानून का संकलन किया गया, और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था, तो उसके बारे में नौवीं अनुसूची में दिया गया है। 10वीं अनुसूची में 102 क्लॉज 2, 191 क्लॉज 2, दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर, ठीक है। इसमें जो दल बदल कानून के बारे में बात किया गया है 10वीं अनुसूची में, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग फॉर्म में भी डायरेक्ट ऑप्शन में देके पूछा जाता है। तो जैसे एक समय था कि लोग ये पार्टी छोड़ के उस पार्टी में, उस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में, कहा जाता था आया राम गया राम वाला हाल हो गया था, तो उसको रोकने के लिए दल बदल कानून को लाया गया था कि जैसे कोई पार्टी छोड़ के आज हमको ये पार्टी पसंद है, कल उस पार्टी में चले गए, तो इस तरीके से सरकार डेली बनती भी करती रहेगी, तो इस वजह से दल बदल कानून को लाया गया। 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 6,
पंचायती राज जिला पंचायत से संबंधित अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। तो इसको 1993 द्वारा 11वीं अनुसूची को, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जिला पंचायत के बारे में जो है प्रावधान को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये जान लीजिए, आपके सामने जो है 12 अनुसूची हम लोगों ने बता दिया। अब एक नज़र में हम लोग देखते हैं जो जो भाग हैं, ठीक है, उन भाग को हम लोग समझते हैं। तो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में दिया गया, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में मूलभूत अधिकार, मतलब जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में बात किया गया, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में बात करेंगे तो राज्य और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात किया गया, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 ए में बात किया जाए तो इसमें मूल कर्तव्य की बात की गई, जो अनुच्छेद 51 ए में है। भाग 5 की बात की जाए तो इसमें संघ की बात की गई है, ये अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा जूम कर दें तो आप लोगों को थोड़ा काफी अच्छे से समझ दिखाई देगा। ठीक है, ये देख लीजिए, पहले एक बार इसको देख लीजिए। ये भाग 1 की बात किए थे, संघ और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मूलभूत अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भाग 4 ए में मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 ए। और भाग 5 में संघ, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। ठीक है, चलिए ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग। भाग 8 की बात करेंगे तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है, और ये अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक है। ठीक है, और भाग 9 की बात करेंगे तो इसमें पंचायत की बात की गई है, इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक है। भाग 9 ए की बात करेंगे तो इसमें नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है, ये अनुच्छेद 243 पी से लेकर जेड तक है। भाग 10 की बात करेंगे तो इसमें अनुच्छेद और जनजाति क्षेत्र की बात की गई, जो अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक है। भाग 11 की बात करेंगे तो संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच के संबंध के बारे में बात किया गया है, और ये अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक है। भाग 12 की बात करेंगे तो इसमें वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं और वाद की बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक है। भाग 13 की बात करेंगे तो इसमें भारत और राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात की गई है, यह अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। भाग 14 की बात करेंगे, संघ और राज्यों के अधीन क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है, यह अनुच्छेद 308 में है। ठीक है, तो ऐसे ही हम भाग 14 देखते हैं। तो भाग 14 में क्या है, तो भाग 14 में है संघ और राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं, जो अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है। भाग 14 ए में अधिकरण की बात की गई है, जो अनुच्छेद 323 से लेकर 323 बी तक है। भाग 15 में बात करेंगे तो इसमें निर्वाचन की बात की गई है, जो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस समय, क्योंकि इस समय देश में आम चुनाव हो रहे हैं। भाग 16 की बात करेंगे तो इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। भाग 17 की बात करेंगे, इसमें राजभाषा की बात की गई, जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। भाग 18 की बात करेंगे, इसमें आपात उपबंध की बात की गई है, ये अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। और भाग 19 की बात करेंगे तो इसमें प्रकीर्णन की बात की गई है, जो अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है। भाग 20 की बात करेंगे, इसमें संविधान के संशोधन की बात की गई है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि भारत का संविधान क्या है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, भारत के संविधान के मुख्य लक्षण क्या हैं, और उसके बाद एक छोटा सा हम लोग एक निष्कर्ष पे निकलेंगे, और फिर जो है आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाएगा। और फिर अगला वीडियो हम करंट अफेयर का लेके आने वाले हैं, जो निचोड़, जो महानिचोड़ है करंट अफेयर का। हम भारत के संविधान के मुख्य लक्षण क्या है, तो भारत के संविधान में दुनिया के अन्य संविधानों की तुलना में कुछ विशिष्ट और अद्वितीय विशेषताएं हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके रूप में, मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने इसके रूप की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष अंबेडकर ने कहा, निर्माताओं ने हमारे देश की अनोखी समस्याओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अन्य संविधानों की सर्वोत्तम सुविधाओं को जमा करने और समायोजित करने की कोशिश की है। भारत के संविधान के मुख्य लक्षण क्या, देखिए जो बात अभी हम आपको समझाया थोड़ी देर पहले, वही बात देखिए अम्बेडकर ने भी इसी बात को कहा है। ठीक है, अपनी समस्याओं के अकॉर्डिंग जो विश्व में चल रहे जो अच्छे जो कानून थे उनका संकलन किया है। सबसे लंबा लिखित संविधान है, आंशिक कठोर और आंशिक लचीला भी है, आंशिक रूप से कठोर भी, आंशिक रूप से लचीला भी है। एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, सरकार की संसदीय प्रणाली देखने को मिलती है। एक संघ है, मौलिक अधिकार की व्यवस्था है, राज्य की नीति निषेध सिद्धांत हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, धर्मनिरपेक्ष प्रदेश हैं, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एकल नागरिकता की बात की गई है हमारे संविधान में। ठीक है, ये इसके मुख्य लक्षण है। ठीक है, क्या आप जानते हैं, थोड़ा सा जूम कर दें,
क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से हस्तलिखित है? इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ये जाने रहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है और आपको मालूम भी होना चाहिए। प्रस्तावना पृष्ठ भारत के मूल संविधान के अन्य पन्नों के साथ साथ जबलपुर के प्रसिद्ध चित्रकार, ठीक है, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा तैयार किया गया था, जो उस समय नित्याल नंदन बोस के साथ शांति निकेतन में था। ठीक है। संविधान के मूल प्रति को आज भी हीलियम के अंदर डाल के भारतीय संसद की लाइब्रेरी में रखा गया। अभी उसका हम इमेज भी दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है। उसको हीलियम में करके रखा गया कि वो खराब ना हो। उसको आज भी जो है भारतीय हीलियम के अंदर जो है डाल के भारतीय संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है। संविधान के 22 भाग में, जिनमें 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, और भारतीय संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो जो हमारा संविधान है, पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये जाने रहिएगा। और अनुच्छेद देखिए धीमे धीमे संशोधन होते होते लगभग 465 के आसपास अनुच्छेद पहुंच चुके हैं। तो बात करते हैं भारतीय संविधान की तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये भी हम आपको बता चुके हैं। एक बार और जान लीजिए, क्योंकि कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसलिए बाद में इसका संकलन कर लिए थे कि बाद में आप लोग इसको समझ सकें। संविधान को पारित करने के पहले इस पर चर्चा की गई थी, जिसमें 2000 बदलाव किए गए थे। ये भी जाने रहिएगा, ये बहुत समझ के लिए वो जरूरी है, कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। भारत का संविधान 26 नवंबर को तैयार कर लिया गया था, मगर तत्कालिक सरकार के द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को लागू करवाया गया था। संविधान पारित होने के बाद सभी 264 संसद सदस्यों से इस पर हस्ताक्षर लिए गए थे, जिनमें 15 महिला सदस्य थी। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कितना महिला सदस्य थी, तो 15 महिला सदस्य भी संविधान सभा में थी। भारतीय संविधान को कई संविधानों का मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई संविधानों के द्वारा मदद ली गई है। पंचवर्षीय योजना को रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बार बार। देखिए, ये हमारा संविधान है जो भारतीय संसद की लाइब्रेरी में रखा हुआ है। ठीक है। ये देखिए हीलियम जो है, हीलियम के अंदर करके ये रखा गया है। इस इमेज को विजुलाइज कीजिए, और ऐसे है हमारा संविधान। भारत के मूल संविधान हाथ से लिखा गया था और 16 गुणे 2 इंच वजन इसका 3 किलो 750 ग्राम के आसपास था। इसे भारत के संसद के पुस्तकालय में विशेष हीलियम से भरे प्रदर्शन मंजूषा में रखा गया है। संविधान की प्रतियां देहरादून के भारत के सर्वेक्षण कार्यालयों में फोटो लिथोग्राफ द्वारा तैयार की गई थी। अच्छा, दिल्ली के प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो सक्सेना थे, ने पूरे देश में सबसे अच्छी सुलेख परंपरा में एक संपूर्ण इटालिक शैली में पूरे संविधान को लिखा है, और प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन, देखिए ध्यान रखिएगा, शांति निकेतन के द्वारा जो है कलाकारों के द्वारा सुंदर और सजाया गया है। हर पेज को काफी अच्छे से उस पर कलाकारी की गई, काफी अच्छे से सजाया गया है शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा। ठीक है, ये जाने रहिएगा। और सुंदर और सजाया गया, जिसमें बीहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल थे। उनका नाम भी आप जान गए हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि भारत के संविधान के मुख्य लक्षण क्या है। अब हम लास्ट में बात करते हैं निष्कर्ष पे। ठीक है, निष्कर्ष पे तो देखिए हमारे छात्र आप लोग भी पहुंच गए होंगे, और आप लोग भी कमेंट करके हमको बताइएगा कितनी समझ आप लोगों को डेवलप हुई, और आप किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। इतना सब जानने के बाद, संविधान के बारे में इतनी नॉलेज के बाद आप किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, उसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी एग्जाम की तैयारी इतना हम बता रहे हैं कि इतना वीडियो से हम तैयार करा देंगे कि कट ऑफ आप इजिली क्लियर कर लेंगे, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं और उसका मल्टीपल रिवीजन करते हैं। तो भारत के संविधान की कई विशिष्ट विशेषताएं हैं। दुनिया में सबसे लंबा संविधान है, और यह कठोरता और लचीलापन का संयोजन है। संविधान एक अर्ध संघीय प्रदान करता है, इसका मतलब है संघीय स्थापित है, जहां सरकार ने 2 स्पष्ट सेट होने के बावजूद केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी जाती है, एक मजबूत केंद्र के साथ स्थापित किया था। तो आपको बता ही चुके हैं सारी बातों को। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक स्पष्ट विभाजन है। भारत के सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का हल करेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वो मान लीजिए अगर 2 राज्यों के बीच में कोई विवाद हो गया, या केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो गया, तो उसका सुलह जो है, उसका हल जो है सुप्रीम कोर्ट ही, मतलब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, वही करता है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की परिषद वास्तविक शक्तियां का आनंद लेती है और संसद के लिए जिम्मेदार है। और भारतीय संविधान मौलिक शक्तियों का आनंद लेती है और संसद के लिए जिम्मेदार है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो न्याय संगत है। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, कल्याण, अवधारणा के लिए एक ठोस आकार देता है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, और बाद में संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और उसमें ऐड करके 11 मौलिक कर्तव्य हो गए।
और देखिए वीडियोज़ कैसा लगा आप हमें जो है कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं अभी तक वीडियोज़ को वो लोग लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और मन लगा के पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, सफलता पाना ही है, और जो सफलता हो वो बेमिसाल हो, ठीक है? तो चलिए फिर जो है मिलेंगे हम अगले वीडियोज़ में, और एक नए टॉपिक के साथ, करंट अफेयर के साथ, और भी देखते हैं जीके के कुछ और क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं जो आपके लिए लेके हम आएँगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर हर महादेव!